कक्षा 10वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र के भाग 3 में आपका स्वागत है। हम अंतिम पाठ जो 5वां पाठ है इतिहास का, उसके प्रश्न उत्तर जो महत्वपूर्ण है उनके ऊपर नजर डाल रहे हैं। पहला प्रश्न जो है वो है मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई। मुद्रण का मतलब है छपाई। जो छपाई कागज का आविष्कार, इसके जो 3 देश प्रसिद्ध हैं, चीन, कोरिया और जापान। मैंने हाईलाइट किया है चीन, जापान और कोरिया। यहां पर प्रिंटिंग की जो तकनीक थी वो दुनिया में सबसे पहले आई। दूसरा प्रश्न है एक्कॉर्डियन शैली। चीन में जो पारंपरिक किताबें होती थी उनके किनारों को मोड़ने के बाद सिल कर बनाई जाती थी। ये एक्कॉर्डियन शैली थी। पारंपरिक किताब किनारों को मोड़ने के बाद सिल कर बनाई जाती थी, उसे हम एक्कॉर्डियन शैली कहते हैं। कुशन विशी किसे कहा जाता है? किताबों का जो सुलेखन होता है, सुंदर अक्षरों में किताब की हाथ से लिखाई करना, उसे कुशन विशी कहते हैं, सुलेखन। अगला प्रश्न है हमारा, जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक का नाम डायमंड सूत्र है। डायमंड सूत्र। इसके अंदर पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र है। काठ का मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी का जो गत्ता है उसके ऊपर कुछ चित्र भी खोद के बनाए गए हैं, खुदे हुए चित्र हैं डायमंड सूत्र के अंदर। मार्को पोलो बहुत प्रसिद्ध यात्री था जिसने भारत की यात्रा की थी। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? मार्को पोलो इटली का निवासी था। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता रोम और वहां की राजधानी इटली। अगला प्रश्न है हमारा, प्लाटेन क्या होता है? प्लाटेन लेटर प्रेस छपाई में एक बोर्ड होता है। लेटर प्रेस छपाई में एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती है। पहले ये बोर्ड काठ का होता था, अब ये इस्पात का बनता है। टाइप की जो की होती है उसको छापा जाता है कागज के पीछे, इसे हम लोग प्लाटेन कहते हैं। पहले ये लकड़ी का होता था, आजकल इस्पात का ये बनने लगा है। छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाले को किस नाम से पुकारते हैं? छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाले को कंपोजिटर, कंपोज करने वाला कंपोजिटर। गाथा गीत, लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या पढ़कर सुनाया जाता है, गाथा गीत कहते हैं। विधर्मियों की शिनाख्त, शिनाख्त का मतलब पहचान। विधर्मियों की पहचान करने और उनको सजा देने की जो रोमन कैथोलिक संस्था थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था इंक्विजिशन। इंक्विजिशन। अगला प्रश्न है हमारा, पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होता है? पॉकेट बुक की जो किताब आती है, पॉकेट साइज की जो किताब है, उनको इंग्लैंड में चैप बुक कहा जाता है। चैप बुक, चैप बुक। अगला प्रश्न है हमारा, लघुतरात्मक प्रश्नों की शैली में से पहले अति लघुतरात्मक 5 प्रश्न और है। गीत गोविंद जयदेव की प्रसिद्ध रचना है। गीत गोविंद आप लोगों ने नाम सुन रखा है। जयदेव बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कब बनी? 16वीं शताब्दी में। जो पुर्तगाली धर्म प्रचारक भारत आए थे उन्होंने बनाई थी। 1780 में बंगाल गजट एक अखबार था, साप्ताहिक, 7 दिन में एक बार निकलता था। इसकी शुरुआत जेम्स ऑगस्टस की ने की थी। रामचरितमानस जो बाबा तुलसीदास ने लिखा है, इसका पहला छपा हुआ संस्करण 1810 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाबा तुलसीदास का रामचरितमानस 1810 में पहली प्रिंट से इसकी कॉपी निकली थी। निम्न जातीय आंदोलन, ये आंदोलन मराठी प्रणेता ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले कहते हैं, और इन्होंने जाति प्रथा के अत्याचारों पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गुलामगिरी। इनकी पत्नी जो थी सावित्रीबाई फूले, उसे हम भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कहते हैं। अब लघुतरात्मक प्रश्न है हमारे, वेलम क्या थी? मुद्रित किताबें, छपी हुई किताबों को सस्ती, अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए किताबों के वे संस्करण जो चरण पत्र
या जानवरों के चमड़ों से बनी लेखन की सतह पर छपते थे, इस चमड़े की सतह को वेलम कहते थे। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर ने चलाया था। ये यूरोप में 16वीं शताब्दी में चला, जो रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए चलाया गया था। निरंकुशवाद, राज्य चलाने के लिए, सरकार चलाने की ऐसी व्यवस्था जिसमें एक ही व्यक्ति सारे फैसले लेता है, उस व्यक्ति के ऊपर कोई कानूनी या संवैधानिक पाबंदी नहीं होती, इस व्यवस्था को हम लोग निरंकुश व्यवस्था कहते हैं। एक व्यक्ति सर्वेसर्वा होता है, उसकी इच्छा है वही कानून होती है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसे हम देसी प्रेस एक्ट भी कहते हैं, 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या विद्रोह हुआ, उसमें प्रेस की आजादी को खत्म करने के लिए, प्रेस अखबार के खबरों को रोकने के लिए लॉर्ड लीटन ने भारतीय समाचार पत्रों पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाया था 1878 में, आयरिश कानून की तर्ज पर। आयरलैंड में जो कानून चलता था उसकी तर्ज पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। इसके अंतर्गत ब्रिटेन की सरकार को भारतीय अखबारों पर सेंसरशिप का अधिकार मिल गया था। सेंसरशिप का मतलब कोई भी समाचार छपने से पहले इंग्लैंड के अधिकारियों की अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर सरकार उसकी अनुमति देती थी तो वो खबर छप सकती थी, और सरकार के खिलाफ अगर बिना पूछे कोई खबर छप जाती थी तो उस वक्त अखबार की मशीनें छीन ली जाती थी, जब्त कर लेते थे। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? भारत में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ, इसमें छपाई का क्या योगदान था, अखबारों का क्या योगदान था? जब ब्रिटेन की सरकार भारतीयों पर कोई जुल्म करती थी तो अखबार जो थे वो उस खबर को छापते थे। इससे देशभक्तों के अंदर, राष्ट्रवादियों के अंदर एक मनोबल पैदा होता था, क्योंकि वो अखबार उस सरकार की आलोचना करते थे। मुद्रण संस्कृति से आम लोगों में जागरूकता आई, उन्हें मालूम पड़ा अमेरिका में, इंग्लैंड में लोगों को क्या अधिकार प्राप्त है, अधिकारों के प्रति उन लोगों को समझ पैदा हुई। मुद्रण के विकास से जाति भेद के बारे में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, जैसे ज्योतिबा फुले का गुलामगिरी, काशी बाबा ने मजदूरों के शोषण पर भी बहुत कुछ लिखा। इससे लोगों के अंदर एक एकता की, समानता की, शोषण के विरुद्ध जागृति आई। जब मुद्रण आया तो पठन पाठन सामग्री सस्ती हो गई, सुलभ हो गई, पांडुलिपियां बहुत कम होती थी, 2-4 होती थी, महंगी थी। इससे देश विदेश के अंदर जो राष्ट्रवाद था वो भावना भी भारतीयों के मन में आई, और विदेशों से उन्होंने राष्ट्रवाद के बारे में सीखा। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा? जो गरीब जनता थी उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? तो गरीब जनता के लिए सस्ती किताबें चौराहे पर बेची जा रही थी, जनता ने उनको पढ़ा, खरीदा, गांवों शहरों में पुस्तकालय खुले, गरीब जनता भी श्रेष्ठ तरीके से जीवन जीने का तरीका जानने लगी, और मिल के जो मजदूर थे उनको भी अपने अधिकारों के बारे में पता चला। मार्टिन लूथर के बारे में एक टिप्पणी, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन चलाया, ये जर्मनी के निवासी थे और बहुत प्रभावशाली धर्म सुधारक थे। रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ इन्होंने 95 संस्थाएं, 95 संस्थाएं स्थापित की। एक प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई स्थापना लिखी 95, और उसमें इसकी एक प्रति एक कॉपी विटेनबर्ग के चर्च पर भी उन्होंने चस्पा कर दी। लूथर ने धर्म सुधार के आंदोलन के अंतर्गत चर्चा करते हुए बहस करने की चुनौती दी। लूथर के लेख छपे, चर्च में विभाजन हो गया, कैथोलिक अलग हो गए, प्रोटेस्टेंट अलग हो गए, जो एक सुधारवादी आंदोलन था वो सफल रहा। गांधी जी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिक त्याग के लिए लड़ाई है। कैसे? 1922 में गांधी जी ने दरअसल वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी, सामूहिक आजादी, स्वराज की लड़ाई के महत्वपूर्ण पहलू हैं, भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने के, बनाने और इन ताकतवर औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है। गांधी जी ने कहा कि भाई जो देश के लोग हैं वो अपनी बात प्रेस के द्वारा ही लोगों के सामने रख सकते हैं। यह भी एक आजादी का एक तरीका है, एक सामूहिक आजादी है। और जब लोगों को अपनी बात अखबारों के माध्यम से कहने का मौका मिलेगा, लोग उसको पढ़ेंगे तो जनमत लोग व्यक्त करेंगे, राष्ट्रवाद का विकास होगा। इस तरह से हम लोग संपूर्ण रूप से भारत के अंदर एक क्रांति पैदा कर सकते हैं। तो ये 5वें पाठ के आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। बहुत जल्द ही आप लोकतांत्रिक राजनीति के पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्न
देखेंगे। तब तक आप पहला, दूसरा और तीसरा भाग जो है उनका अध्ययन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।